नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले हैं उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में जो इस समय जारी सस्पेंस है 4 मई से कि कौन होगा बंगाल का सरताज और कब खुलेगा ये राज, कुछ ही पलों का इंतजार है। बताएंगे आपको न्यूज पंच में कि कब वो सस्पेंस खुल रहा है और कब खुलेगा वो पर्दा और पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही साथ जिस दूसरी बड़ी खबर पर नजर रहेगी वो है तारा से जुड़ी हुई। ये कोई साधारण तारा नहीं है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वो तारा है जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। और कैसे करेगा ये भारत का स्मार्ट वॉर, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। ये 2 महत्वपूर्ण खबरों पर आज हमारा रुख रहने वाला है इस 2 बजे के बुलेटिन में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस समय हलचल तेज हो गई है। 4 मई से जारी सस्पेंस अब से कुछ देर में खत्म हो जाने वाला है। किसी भी पल ये पता चल जाएगी कि कौन होगा बंगाल का नया सरताज, कौन होगा बंगाल का नया मुख्यमंत्री, किसको चढ़ेगा बंगाल का राज तिलक। और भाजपा ने जो ऐतिहासिक प्रचंड जीत हासिल करी है, भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना नया मुख्यमंत्री की घोषणा करने वाली है। ऐसे में तैयारियां तेज है, शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया जाने वाला है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये साफ हो जाने वाला है, जो अब से कुछ देर में होने वाली है, कि बंगाल का आखिरकार असली अधिकारी कौन होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है और वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता पहुंच चुके हैं और उनकी लगातार जो इस समय है वो बैठकें हो रही हैं। अब से कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा और किसका होने वाला है राज तिलक। क्योंकि कल 9 मई का दिन है और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। ऐसे मौके पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है जिसकी तैयारियां भी तेज हो चुकी है। ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं कि आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और उनका आना यानी पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया अध्याय लिखने जैसा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी और 2026 में भाजपा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन चरण मांझी वहां पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक दल के बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और नेता चुने जाने के बाद ये सस्पेंस उठ जाएगा, ये पर्दा हट जाएगा कि आखिरकार बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बंगाल का नया अधिकारी कौन होगा बंगाल की कुर्सी पर काबिज भाजपा का पहला मुख्यमंत्री। क्योंकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है और इतिहास रचने के साथ प्रचंड जीत के साथ सह पर्यवेक्षक के तौर पर मोहन चरण मांझी भी वहां पहुंच चुके हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जब अमित शाह वहां पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई। अब जो सस्पेंस कहा जा रहा है कि क्या शुभेंदु अधिकारी जो इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, मान लिया जाए कि क्या वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी भी सस्पेंस है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ देशवासी भी हैं, वो भी इस समय ये आस लगाए बैठे हैं कि कब बंगाल में नए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसका सस्पेंस खुलेगा और उसकी घोषणा होगी। लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस सीएम की रेस में सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं और वजह भी बहुत सारी हैं। वजह सबसे बड़ी कहीं ना कहीं यह है
जबकि ममता के गढ़ में जाके शुवेंदु अधिकारी ने सेंध लगाई और एक बड़ी जीत हासिल करी। सिर्फ ये विधानसभा सीट की जीत नहीं थी, ये पश्चिम बंगाल में एक बड़ी सीट की जीत थी, जो ये कह रही थी कि ममता के गढ़ में अगर किसी को हराना है तो वो सिर्फ शुवेंदु अधिकारी कर सकते थे, और वो उन्होंने करके दिखाया, जो ममता को उन्होंने मात दी। एक मजबूत नेटवर्क कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी का यहाँ साफ तौर पर देखने को मिला। बीजेपी ने एक संगठन के तौर पर जिस तरीके से बंगाल में अपना होमवर्क किया, चुनावी प्रचार किया, ताबड़तोड़ रैलियां करी, उससे साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि कैसे शुवेंदु अधिकारी इस रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब सबकी नजरें जो है वो शपथ ग्रहण समारोह पर कल है, जो कि कल इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई गणमान्य व्यक्ति इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही बताएं, भाजपा अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं का रेला कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता गया है कि आप आइए और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुइए। इसके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी कल आपको उपस्थित वहां नजर आएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पश्चिम बंगाल में कल देखने को मिलेगा, जो ऐतिहासिक होगा और सभी इसका साक्षी भी बनेंगे। लेकिन जो बड़ा चेहरा है जिसको लेकर इस समय सस्पेंस बरकरार है, वो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर में मिट जाएगा। वो दूरियां जो लग रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, 4 मई से लेकर अब तक की जो वो दूरियां थी, वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन सत्ता गई, लेकिन बदला नहीं प्रोफाइल अभी तक। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि कल राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दिए। टीएमसी सुप्रीमो की जो प्रोफाइल है उस पर अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो प्रोफाइल है, एक्स प्रोफाइल है, उस पर फाउंडर चेयरपर्सन एआई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, यानी कि अभी भी वो मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज है। यानी कि मुख्यमंत्री का जो टैग है वो अभी भी उनके एक्स प्रोफाइल पर काबिज है। इसी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी इस पर गर्म है कि अपने हठ से हटने को तैयार नहीं है। एक जिद पर अड़ गई है ममता बनर्जी कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन संवैधानिक तौर पर हम साफ तौर पर देख चुके हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जिसको जीत हासिल होती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। तो बदलाव की बयान यहां से शुरू हो चुकी है। सालों बाद 2011 तक ममता बनर्जी 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन इस बार भी जब 2026 में उन्हें करारी हार मिली है, लेकिन वो नहीं मुख्यमंत्री की पोस्ट से हटने को तैयार है। बदलाव की बयान में आप ये देख रहे हैं कि कैसे अमृता बोस ने बनवाया था स्कूल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें बदलाव की बयान साफ तौर पर दिख रही है कि कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर उन्होंने ये बड़ी पहल करी है। और साथ ही आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, और टीएमसी गुंडों ने लूटकर बंद कर दिया था ये स्कूल, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है। यानी कि वो नौनिहाल जो अपनी पढ़ाई से वंचित थे, शिक्षाओं से वंचित थे, वो फिर से एक बार एक नई शुरुआत कर पाएंगे। टीएमसी के गुंडों ने की थी 2 करोड़ की मांग, लेकिन अब बदलाव साफ तौर पर शुरुआती संकेत यही दे रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर जनता ने अपना जनादेश दिया, जिसमें खास तौर पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा बड़े मुद्दे थे, उसको लेकर जो जनता का जनादेश भाजपा की तरफ आया, अब भाजपा की तरफ आते ही ये बदलाव की बयान भी शुरू हो गई है दिखनी। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, कुछ ही पलों का इंतजार माने, अब कब शुरू होने वाली है विधायक दल की बैठक, और साथ ही साथ अब पर्दा तो हट ही जाएगा कि अब कौन होने वाला है पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री। भावना, देखिए कुछ देर पहले ही सुकांत मजूमदार वो भी यहाँ पे न्यू टाउन के जो होटल पे बैठक अभी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग जो चल रही है, उस मीटिंग में हाजिर हुए हैं सुकांत मजूमदार, जो भाजपा के राज्य के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। और शुवेंदु अधिकारी का तो साथ ही लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस मीटिंग के लिए प्रवेश किए थे। उनके गाड़ी में ही थे शुवेंदु अधिकारी। और जैसे कि आपने शुरुआत में जिक्र किया, जब एयरपोर्ट में, कोलकाता एयरपोर्ट में भी गृह मंत्री अमित शाह जी को जब स्वागत
किया गया, तो तब वहाँ पे बीजेपी के राज्य सभापति श्रमिक भट्टाचार्य, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, निशित प्रामाणिक, देवश्री चौधरी सभी मौजूद थे। लेकिन सिर्फ देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी को ही पास बुलाकर थपथपाया, तस्वीरें खींची गई। तो अगर ये सब सारे इंडिकेशन, कहीं लोगों का मानना है कि ये बीजेपी के जो इनसाइडर्स हैं उनका मानना है कि ये सब इंडिकेशन है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बीजेपी के अलग एक विंग है जिसका कहना है कि भाजपा को और पार्टियों की तरह समझाया ना जाए। भाजपा अगर दूसरे राज्यों में देखा गया है तो भाजपा के जो मंत्री चीफ मिनिस्टर बने हैं तो वहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। में भी देखा कि किस तरीके से भाजपा ने जब जीत हासिल की थी तो सस्पेंस लगातार आखिरी समय तक बरकरार रहता था कि वहाँ कौन सा नया चेहरा होगा और एक नया चेहरा निकल कर आता था। तो क्या ये पश्चिम बंगाल में भी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सौरभ, यहाँ बड़ी एक जानकारी ये भी हासिल हो रही है कि एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। क्या इसमें क्या सूत्र बता रहे हैं? देखिए, पिछली जो सरकार थी, ममता बनर्जी की जो सरकार थी, वहाँ पे सीएम थे, कोई डिप्टी सीएम नहीं था। और साथ ही साथ जो मंत्री थे, काफी सारे दफ्तर ऐसे थे जहाँ पे सीएम ही मंत्री थे दफ्तर के, लेकिन बाकी सब स्टेट मिनिस्टर थे, यानी राष्ट्र मंत्री थे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल पहली बार दूसरी राज्य की तरह, भाजपा की जहाँ सरकार है, दूसरी राज्यों की तरह यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम देखने को मिलेगा। जिन जिन राज्यों में 2 डिप्टी सीएम है वही मॉडल यहाँ भी दोहरा जा सकता है कि 2 डिप्टी सीएम रहे। और इन 2 डिप्टी सीएम में भी जो महिला समीकरण है उसको दिमाग में रखा जा रहा है। उत्तर बंगाल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको दिमाग में रखा जा रहा है। तो सारी क्षेत्र जो है, जो आदिवासी जो समुदाय है, जो मोतुआ समुदाय है, जो SC ST समुदाय है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही कैबिनेट को बनाया जा रहा है। और यहाँ तक कुछ बड़े चेहरे की जिक्र भी हो रहे हैं, जैसे अग्निमित्रा पॉल का नाम आ रहा है, रूपा गांगुली का नाम आ रहा है, सपन दासगुप्ता जो रासबिहारी से चुने विधायक हैं, उनका नाम आ रहा है। उनको एक अहम दफ्तर दिया जा सकता है, और वो भी वो दफ्तर जिस दफ्तर के खिलाफ TMC ज़माने में बहुत सारे आरोप है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। बंगाल की जनता उसको लेकर भी काफ़ी चिंता है। बंगाल की जनता 3 चीज़ों के लिए काफ़ी बंगाल की जनता के लिए अहम माना जाता है। वो मानते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा। तो ये जो 3 दफ्तर है, ये 3 दफ्तर काफ़ी अहम है। तो इसमें जो चेहरे होंगे आप हेल्थ मिनिस्टर मान लीजिए, आप वहाँ पे 2 चेहरे की जिक्र हो रही है। एक है डॉक्टर शारदा मुखोपाध्याय, और दूसरा है इंद्रनील खान। डॉक्टर शारदा मुखोपाध्याय जो सुजीत बसु TMC गवर्नमेंट के जो फायर मिनिस्टर थे, उनको चारों खाने चित किए हैं। और शारदा मुखोपाध्याय खुद एक डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी है, उनका RSS का बैकग्राउंड भी है। और इंद्रनील खान जो है वो प्राइवेट सेक्टर से है, कैंसर की डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं जाके इन दोनों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में इन दोनों को देखा जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। नारी सुरक्षा की जहां बात है, वहां पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन में अग्निमित्रा पाल, रूपा गांगुली, रेखा पात्र जो संदेशखाली की चेहरा बन चुकी थी, इस बार हिंगोलगढ़ से जीती है। होंगे नहीं होंगे, सीएम का चेहरा कौन होगा, बस अब से कुछ पल का इंतजार है, ये सब क्लियर हो जाने वाला है सौरभ। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी को क्या हुआ है? कल राज्यपाल ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन ममता का एक्स प्रोफाइल अभी भी ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ पश्चिम बंगाल की। ये कैसी जिद है? देखिए, ये ममता बनर्जी की जिद है। ममता बनर्जी जो पहले से बोल रही कि वो हारी नहीं है, वो मानना ही नहीं चाहती है कि वो अब सीएम नहीं रही। कल ये माना जा रहा था 7 मई तक टेक्निकली वो ये कह सकती है, लेकिन कल जब राज्यपाल ने, गवर्नर ने ये नोटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्विंग नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया, उसको जब डिसॉल्व कर दिया, फिर भी जो सोशल मीडिया स्टेटस है उसमें वो उनका स्टेटस ऐसे रखना, तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा का कहना है कि असल में वो अभी तक ये मान ही नहीं पा रही है कि उनको बंगाल की जनता रिफ्यूज कर चुकी है। उनको बंगाल की जनता ने सीएम की कुर्सी से हटा दिया है। और मैं अभी भी अपडेट देख रहा था कि शायद इसको लेकर जब चर्चा चल रही है, तो चर्चा चलने के बाद वो सुधार ले,
कोई अपना जो प्रोफाइल है उसको ठीक कर, लेकिन अब भी मैं देख रहा हूं कि नहीं, उनका जो प्रोफाइल है वो उस प्रोफाइल में अब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। और आज भावना, और एक बात है कि आज भावना यहाँ पे बंगाल में 10वीं की रिजल्ट लिख ली है। ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ममता बनर्जी ने अपनी प्रोफाइल पर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ममता के काल से अब आगे बढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए कल शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आएगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां किस तरीके से जोर शोर से चल रही है, कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? देखिए, शपथ ग्रहण अनुष्ठान का तो 10 बजे समय है, सुबह 10 साढ़े 10 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे। और यहाँ पे शपथ ग्रहण को लेकर कल 25 वैशाख है, कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है, और उसी दिवस में शपथ ग्रहण अनुष्ठान होने जा रहा है, शपथ समारोह अनुष्ठान होने जा रहा है। और वहाँ पर पे जो बीजेपी एनडीए शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सभी को निमंत्रण दिया गया है। जो बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी जो दिग्गज हैं, वो सारे दिग्गज सभी क्षेत्र से, उन दिग्गजों को, बहुत सारे दिग्गजों को इनविटेशन गया है इस शपथ ग्रहण अनुष्ठान में रहने के लिए, क्योंकि ये बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार है, श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय की जन्मभूमि की भाजपा की सरकार है, और पहली बार बंगाल में कोई सीएम ब्रिगेड में शपथ लेंगे। ब्रिगेड में इससे पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री ने, बंगाल की किसी मुख्यमंत्री ने किसी का शपथ ग्रहण अनुष्ठान नहीं हुआ है, पहली बार ये होने वाला है। तो कल ऐसा इतिहास रचा जाएगा जब बंगाल में पहली बार, बहुत कुछ पहली बार होगा, तो देखना होगा कि हम सब इसके साक्षी बनते हैं और इतिहास को बनते हुए देखते हैं। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का और रुख करेंगे। अब हवा में तैरकर होने वाला है हमला। डीआरडीओ का सुपर हथियार तारा तैयार है दुश्मन को थर्राने के लिए। तारा का सफल परीक्षण हो चुका है। भारत के स्वदेशी हथियार से अब आसमान से मौत बरसेगी। भारत का नया ग्लाइड वेपन सिस्टम तैयार हो चुका है, जिससे अब हर बार होगा सटीक और घातक प्रहार। इस तकनीक की मदद से सामान्य बमों को भी अब लंबी दूरी तक ले जाकर बेहद सटीक तरीके से जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला किया जा सकेगा। ये तकनीक भविष्य में भारतीय वायुसेना की सटीक हमले की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आयात पर निर्भरता कम करने की भी मदद कर सकती है। तो डीआरडीओ को यह सफल परीक्षण हुआ है, एक बड़ी सफलता डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के इस संयुक्त प्रयास से मिली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसी ये बड़ी सफलता, और ये आम तारा नहीं, ये खास तारा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि स्वदेशी रक्षा तकनीक में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसी की बानगी है कहीं ना कहीं तारा। तारा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण हो चुका है। डीआरडीओ का उड़ीसा तट पर यह परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है उसका, और डीआरडीओ आरसीआई ने किया है इसको डेवलप। और इससे होना क्या है, इससे ये होगा कि भारतीय वायुसेना को यहाँ और मजबूती मिलेगी, यानी आत्मविश्वास भारतीय वायुसेना का और बढ़ने वाला है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है और डीआरडीओ और आरसीआई के संयुक्त प्रयास की सराहना भी की है। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि इस तारा का उद्देश्य क्या है, क्यों ये खास है तारा। पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है ये तारा, और ये करेगा क्या, दुश्मन के होश यहाँ से उड़ने वाले हैं, क्योंकि दूर से ही दुश्मन होगा तबाह। यानी कि दुश्मन अगर यहाँ पर फैलाने की कोशिश भी करता है, आंख उठाने की कोशिश भी करता है, तो वो ना करे, क्योंकि हमारा तारा तैयार है जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। आईएएफ यानी कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता यहाँ से और बढ़ने वाली है तारा के साथ। अब तारा क्या है, तारा तेज है, सटीक है और स्मार्ट है। यानी अब हम आधुनिक होते जा रहे हैं अपने वेपन सिस्टम में भी, और ये ग्लाइड सिस्टम जो है वो इसी की एक बानगी पेश कर रहा है। एयर डिफेंस से दूर रहकर करेगा ये हमला, यानी बिना छुए आपका ये जो हमला है बेहद सटीक होने वाला है, और दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर ये सटीक निशाना साधेगा। भविष्य के आधुनिक युद्धों के लिए ये एक बेहद अहम है हमारा ये
खास तारा। हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ये विशाल का रुख करेंगे। विशाल, कैसे जो ये साधारण बम है उसको आधुनिक करने की क्षमता रखता है ये तारा, क्योंकि ये तारा आम तारा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भावना, ये आम तारा नहीं है। तारा मतलब टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी बॉम्ब के अंदर तारा को अगर आप फिट करेंगे तो वो एक प्रिसिशन स्ट्राइक बन जाएगा और दूर से ही उसको फायर किया जा सकता है। यानी कि अगर जहाज़ में ये सिस्टम लगा है तो जहाज़ को उस एरिया में ले जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, यहाँ जहाँ पर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिना रडार की रेंज में आए दूर से ही इसको फायर कर सकते हैं किसी भी बम में लगाकर, और वो अपने निशाने पर सटीक वार करेगा। तारा सिस्टम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा फॉरेन करेंसी में काफ़ी बचाव करेगा, हमें सेल्फ रिलायंट इसलिए भी बनाएगा क्योंकि अब तक हम इसराइल और फ्रांस के जो सिस्टम है उन पर डिपेंड करते हैं। इसराइल का स्पाइस सिस्टम है, फ्रांस का हैमर है, और कुछ चुनिंदा देशों के पास ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है माफ़ कीजिए, जिसमें चाइना भी शामिल है, यूएस, चाइना, फ्रांस और इसराइल। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल सिस्टम है। न्यूट्रल का मतलब कि आप किसी भी जहाज़ में इसको फिट कर सकते हैं। आमतौर पर ये होता था जब हम इस तरह का टेक्नोलॉजी बाहर से लेते थे उसके लिए अलग से आपको पैसा देना है, या आपके पास जैसे विदेश सारे हमारे एयरक्राफ्ट जो है फॉरेन मेड हैं, तो तेजस को अगर हम छोड़ दे तो उसमें आपको लगाने के लिए उनसे उनकी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, उनसे उनका कोड सिस्टम लेना पड़ेगा, इनकोड उसको डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन तारा ऐसा सिस्टम है जिसे हम किसी भी जहाज़ में लगा सकते हैं, और हमारे पास तेजस है, हमारे पास सुखोई है, सुखोई से इसको टेस्ट किया, जगुआर से इसको टेस्ट किया गया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल है। कल ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी थी और उस पर हमने देखा कि डीजीएमओ की बैठक हुई और उसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया है, ऐसे में तारा उसमें एक एडिशनल इनपुट की तरह माना जाएगा, और जिस तरीके से आपने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और जो डिपेंडेंसी थी हमारी दूसरे देशों पर वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा भावना आपने। और तारा सिस्टम जो है वो देखिए एक आम बॉम्ब होता है जिसको आप किसी भी जहाज़ से जब आप फायर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने टारगेट पर सटीक वार करे, लेकिन ये जो सिस्टम है तारा सिस्टम वो अगर आप किसी बॉम्ब के अंदर फिट कर देंगे, पूरा एक सिस्टम है उसको आप फिट कर देंगे बॉम्ब के ऊपर, तो वो पूरी जो उसका निशाना है दूर से ही उसको फायर करेगा, वो अपने निशाने पर सटीक वार करेगा। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये तेजस में भी हम इसको फिट कर सकते हैं, हमारे सुखोई, हमारे जगुआर में इसको लगाया जा सकता है। और इसके लिए हमें दूसरे देशों से जहाँ से जहाज़ बनते हैं जहाँ पर भी उनसे हमको टेक्नोलॉजी लेने की, उनका एनकोडर लेने की माफ़ कीजिए कोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। तो ये हमारी फॉरेन करेंसी बचाएगा, हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी जहाज़ में इसको लगा सकते हैं, यानी कि हमें किसी भी जहाज़ के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर स्टेज पे ना सिर्फ हमारा पैसा बच रहा है लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना में जुड़ चुका है तारा, जो बेहद ही खास है और बेहद ही भारतीय वायुसेना को मजबूत करने वाला है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ये सिर्फ भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।